वो कैसे जाके यूपी में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा के लाएगी? ये संभव है क्या? संभव है क्या? ये मुमकिन है क्या? इसका मतलब साजिश के तहत आप सबका नाम काटना चाहते हैं। साजिश के तहत आप सबका नाम काटना चाहते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, ये इतने बेईमान है भाजपाई, इन्होंने दिल्ली में मेरी पत्नी का नाम काट दिया। मेरी पत्नी का नाम काट दिया। मेरी पत्नी का नाम, मैंने पूछा चुनाव आयोग से कैसे इनका नाम काट दिया? बोले जी चेक कराते हैं, दिखवाते हैं कैसे नाम कट गया। और इस चुनाव आयोग के बारे में एक बात जान लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। ये चुनाव आयोग का दफ्तर नहीं है, ये बीजेपी का दफ्तर है। हमारी तुम्हारी सुनवाई वहां नहीं होगी। इनसे लड़ना होगा, लड़ना होगा और लड़ना होगा। जिंदाबाद 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 आपको पता है क्या किया दिल्ली में इन्होंने? दिल्ली में पता है क्या किया? मैं मतदाता सूची पे इसलिए बात कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री के घर में वोट बना हुआ था 2, किसी केंद्रीय मंत्री के घर में वोट बना हुआ था 4, किसी केंद्रीय मंत्री के घर में वोट बना हुआ था 3। यानी लोकसभा का चुनाव 2024 में जब हुआ मई के महीने में, तो उस समय वोट था 2, 4, 3, 1 और 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो मंत्री जी के घर में वोट हो गया 33, वोट हो गया 26, वोट हो गया 25, वोट हो गया 22, वोट हो गया 15। तो मैंने मोदी जी से कहा, मुसलमानों पे आबादी बढ़ाने का आरोप लगाते हो तुम लोग, 6-6 महीने में 33 लोग पैदा कर दे रहे हो। कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? 6 महीने में 33 लोगों का परिवार बना लिया। 6 महीने में 33 लोग, 3 की जगह 33, 4 की जगह 26, ऐसे वोट बने। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की, हमारी बात नहीं सुनी गई। पैसे बांटे गए, लोटा बांटा गया, साड़ी बांटी गई, जूता बांटा गया, जूता भी बांटा गया। मुझसे लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, जूता क्यों बांटा बीजेपी के नेताओं ने? मैंने कहा इनके कर्म ऐसे है, चुनाव के बाद जूते ही मारने पड़ेंगे, इसलिए पहले से जूता देते हैं, इसलिए पहले से जूता थमा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? 4 महीने में जाकर दिल्ली की हालत देख लेना। जिस केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली के स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, 4 महीने में 80% स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई। अब उनके मां बाप जाते हैं तो वहां बाउंसर लगा के उनको रोक दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, कहते हैं उनको स्कूल में पढ़ने दो। प्राइवेट स्कूल वाले गुंडों को लगा के उन बच्चों को रोक देते हैं। 4 महीने के अंदर 80% स्कूलों की फीस प्राइवेट स्कूलों में बढ़ गई। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सुधारे थे, जहां आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, आज वो सरकारी स्कूल बदहाली में पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जहां 1 घंटे भी बिजली कटौती नहीं होती थी, 10 मिनट भी बिजली कटौती नहीं होती थी, 11 साल से दिल्ली में लोग भूल गए थे बिजली कटौती क्या होती है। 4 महीने के अंदर आज ये हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। 6 घंटे बिजली जाती है, 4 घंटे बिजली जाती है, कहीं कहीं 8 घंटे बिजली जाती है दिल्ली के अंदर। हमने कहा था लोगों से, गलती मत करना, बीजेपी वालों को वोट मत देना, ये निर्दयी लोग हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते, ये गरीबों से नफरत करने का काम करते हैं। 4 महीनों के अंदर झुग्गियां तोड़ी गई, जिसमें यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के भाई रहते हैं, मद्रासी कैंप के लोग रहते हैं। पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का काम किया गया, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं जिनका तुम घर तोड़ रहे हो? तुम्हें पता है
बोले हाँ पता है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वही बिहार के लोग हैं, ये वही यूपी के लोग हैं, ये वही पूर्वांचल के लोग हैं जहां बीजेपी के नेता रात में रुके थे, झुग्गियों में बस्तियों में रुके थे, उनका नमक भी खाया था और नमक खाने के बाद कहा था मोदी जी की गारंटी है जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। मैंने कहा मोदी की हर गारंटी झूठ होती है और ये भी गारंटी झूठी निकली। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है, जो भी कहती है झूठ बोलने का काम करती है। आज उन्हीं घरों को तोड़ने का काम किया गया जहां पे नमक खाया बीजेपी के लोगों ने। तो इसलिए मैंने उनके लिए कहा कि आप नमक खाकर नमक हरामी करने वाले लोग हो, आप नमक खा के जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले लोग हो, आपको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ये काम किया गया, ये काम किया गया दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में बिहार में रहने वाले लोग दिल्ली के अंदर उनको कहा जाता है रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, ये इनको भगाना है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर जेपी नड्डा साहब से कहा था इनमें से किसी का नाम राम नरेश है, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम विवेक है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम राम सजीवन है। आप इनको बांग्लादेशी कहते हो, आप इनको रोहिंग्या कहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने की। तो जो लोग आपको रोहिंग्या कहते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं, जो आपको गालियां देने का काम करते हैं, इस बार बिहार के चुनाव में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोगों को जो गालियां दी गई उसका बदला बिहार के चुनाव में ले लेना। जो दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को बिहार से भगाने का काम करना। तैयार हो ना आप लोग? तैयार हो ना? और उसके लिए कोई आपको लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक गोली और पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया तो उसमें लिखा राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी और चपरासी की भी वोट की गिनती एक होगी। वोट के मामले में प्रधानमंत्री हो चाहे किशनगंज में रहने वाला मजदूर हो, वोट के मामले में दोनों की ताकत बराबर है और चुनाव में इनकी जमानत जब्त करा के उनको वापस भेजना है। और ये बताना है कि तुम चाहे जितनी साजिशें कर लो, चाहे जितना जुर्म कर लो, चाहे हमारे वोट को काटने की जितनी कोशिश कर लो, चाहे हमारी नागरिकता पे जितना सवाल उठा लो, चाहे हमको जितनी गालियां दे दो, लेकिन जब चुनाव का मौका आएगा तो तुम्हारी जमानतें जब्त करके तुमको वापस भेजने का काम करेंगे। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आज हमेशा कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा संविधान को कुचलने की। 11 साल में हमने देखा जो कुछ भी मोदी जी कहते हैं झूठा साबित होता है। क्या बोला था आपसे, इतना पैसा लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरे में डाल के लाएंगे, हवाई जहाज से लेके आएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे, ट्रैक्टर से लेके आएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए, 15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। अभी एक खबर निकली कि काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में 3 गुना हो गया। कितना हो गया? पहले कितना दे रहे थे? अब कितना मांगना है? 45 लाख मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अरे पैसा देना तो दूर की बात है, जो हमारे घर में पैसा था उसको भी खाली करा दिया, नोटबंदी किया। हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट इन्होंने घर के संदूक में रखी थी।
बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर का कोई छोटा सा आशियाना बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, अरे कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, ये जो 1500 की नोट तुमने रखी है यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। वो भी खाली करा दिया, वो भी खाली करा दिया। इनके लिए बेईमान है गरीब आदमी, बेईमान है मजदूर आदमी, बेईमान है किसान आदमी, बेईमान है आम आदमी। इनके लिए नीरव मोदी जो 20,000 करोड़ का घोटाला करता है बैंक का, उसको ये विदेश भेजने का काम करते हैं। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए की बैंकों में डकैती बांटता है, उसको विदेश भेजने का काम करते हैं। ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए बैंकों का खाली करने का काम करता है, उसको ये विदेश भेज देते हैं। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए बैंकों का खाली करने का काम करता है, उसको ये विदेश भेज देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अगर किशनगंज का एक मजदूर, एक नौजवान 20,000 रुपए बाकी रहता है तो उसको पकड़ के तहसील में बंद कर देते हो। तुम्हारे दोस्त नीरव मोदी जो 20,000 करोड़ लूट के यहाँ की बैंकों का गए हैं, उनका कारण पकड़ के हिंदुस्तान में वापस कब लाओगे, इसका जवाब दो। सिर्फ लाठी तुम्हारी गरीब के ऊपर चलती है, सिर्फ तुम्हारी गरीब के ऊपर लाठी चलती है। इनको किसी बात से मतलब नहीं, ना आपके बच्चों की शिक्षा से मतलब है, ना बिजली से मतलब है, ना पानी से मतलब है। यहां पे आया तो बिजली कट गई, पता चला बिजली कट गई, तुरंत जनरेटर चलाना पड़ा, 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली कटती है, महंगी बिजली हो गई है। अभी हमारे साथी आए थे कुछ मिलने, बोले यहाँ पे प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, रोज 500 रुपए कट जाता है अपने आप, दूसरे दिन फिर मजदूरी करके गरीब आदमी को अपने बिजली का रिचार्ज करना पड़ता है तो उसकी बिजली चलती है। यह हालत कर दी है। बिजली का बिल चुकाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। और आज मैंने सुना कि कल जब हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आम आदमी पार्टी वालों ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाएंगे बोला, तो आज पास किया है 100 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे, 100 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे। कह रहे हैं, इनके ऊपर यकीन करोगे क्या? नहीं। भरोसा करोगे क्या? नहीं। इनके बात पे कोई भरोसा करोगे क्या? क्या इन्होंने काला धन लाके 15 लाख आपको दिया क्या? और क्या बोले थे, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 22 करोड़ नौकरी मिल गई आपको। महंगाई कम करेंगे, कहने लगे 40 रुपए में डीजल मिलेगा, 50 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। महंगाई कम हुई क्या देश में? नहीं हुई। न महंगाई कम हुई, न रोजगार मिला, न काला धन वापस आया। और बिहार की हालत बद से बदतर, जंगल राज के ऊपर तब्दील हो रहा है बिहार। जंगल राज हो रहा है, हर जिले के अंदर हत्या, रेप, तमाम घटनाएं हो रही। तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कहती है हमको वोट दो तो हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे और आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कहती है हमको वोट दो तो हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और फ्री इलाज देने का काम करेंगे। एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान की आम आदमी पार्टी, जिसने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल है हीरो नामा वाला काम पूरे दिल्ली में। हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया। बिहार में आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तो हमारी पार्टी चाहे सत्ता पे पक्ष में होगी, चाहे विपक्ष में होगी, हमारे लिए सीधे सीधे 4 मुद्दे प्रमुख हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज हर बिहारी को मिलना चाहिए। तैयार हो सब लोग साथ देने के लिए? तैयार हो? और दूसरी बात, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। मोदी जी जब भी बोलते हैं नफरत की बात बोलते हैं, बीजेपी वाले जब भी बोलते हैं नफरत की बात बोलते हैं। और थोड़ा ये लोग अब शगुनी लोग भी हैं। अब शगुनी मौलाना साहब
जो बोल दे वैसा ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता। हमारे यहाँ एक बार मोदी जी आए, मोदी जी भाषण देने में तेज है ही है, वो भाषण वीर प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के बारे में मैं कहता हूं उनको कुछ आता हो ना आता हो, अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दो, नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। तो क्या बोले यूपी के भाषण में, कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए। तो जनता ने कहा हाँ हाँ होना चाहिए। फिर बाद में लोगों को समझ में आया गलत बोल दिया, शमशान किसी को थोड़ी चाहिए। लेकिन उसी के बाद कोरोना आ गया और इन अपशकुनी लोगों के मुंह से जो बात निकली थी, गांव गांव में शमशान बन गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जो आपके बच्चों को स्कूल नहीं दे सकती, अस्पताल नहीं दे सकती, बिहार को सड़कें नहीं दे सकती, अच्छे पुल नहीं दे सकती, फ्री बिजली फ्री पानी नहीं दे सकती, ये गांव गांव में शमशान दे सकती है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो स्कूल दे सकती है, अस्पताल दे सकती है। ये बुनियादी फर्क बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल चाहिए। हमेशा कोई ना कोई नया मुद्दा लेके आ जाते हैं। मैं जेपीसी का मेंबर था, वक्फ कमेटी का, बहुत लंबी चर्चा चली। मौलाना साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उस समय जेपीसी के सामने आए थे। मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, आप पूछ लेना वक्फ के सवाल पर, चाहे जेपीसी हो चाहे पार्लियामेंट हो, सरकार के आंखों में आग डाल के हमने कहा था ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। किसी की जमीन छीनने का अधिकार तुमको नहीं है, किसी की जमीन छीनने का अधिकार तुमको नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अंदर कहा है, इस देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा करने की आजादी है, इबादत करने की आजादी है, प्रेयर करने की आजादी है, अर्चना करने की आजादी है। इस देश के लोगों को अपने अपने धर्म की संपत्तियों का प्रबंधन करने की आजादी है। कोई नरेंद्र मोदी ने कानून नहीं बनाया, ये कानून बाबा साहब ने बनाया। किसने बनाया? बाबा साहब ने। कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। कहाँ लिखा हुआ है? संविधान। कहाँ लिखा हुआ है? संविधान। तो किसी बीजेपी वाले हो चाहे कोई भी दल हो, हम इस संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम आपको हमारा अधिकार छीनने नहीं देंगे। ये मुल्क सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, अगड़े का भी है, पिछड़े का भी है, दलित का भी है, सवर्ण का भी है। ये 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान नहीं है, इस देश के लोग हिंदुस्तान है, पूरा भारत हिंदुस्तान है, यहाँ की सभ्यता हिंदुस्तान है, यहाँ का भाईचारा हिंदुस्तान है। आप अपने आप को देश समझते हो? मोदी के खिलाफ बोल दो, कहते देश के खिलाफ बोल दिया, बीजेपी के खिलाफ बोल दो, कहते देश के खिलाफ बोल दिया। अरे भैया, मोदी जी देश नहीं है, बीजेपी भी देश नहीं है, देश है इस देश के 144 करोड़ लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, ये हमारे देश के लोग हैं और हम इनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम इनके भाईचारे के लिए काम करेंगे, हम इनकी एकता के लिए काम करेंगे। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। मोहब्बत की बुनियाद पे हमको एकता और भाईचारे का हिंदुस्तान बनाना है। और तुम जितने भी जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, उन जुल्म को हम आज सह रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर एक एक चीज का सूद समेत जवाब देना पड़ेगा, सूद समेत जवाब। तो इसमें मुझे एक लाइन याद आई, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, तू जितना जी चाहे आजमा ले, अभी है सब्र मुझ में, तू जितना जी चाहे आजमा ले, फिर इसके बाद
तुझे ही परेशानी में रहना है, फिर उसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना है। आज तुम्हारा वक्त है, तुम जितना जुल्म कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, करो, हम उसको सहेंगे, हंस के सहेंगे, और वक्त आने पर आपकी एक एक गलतियों का जवाब दिया जाएगा कानून के मुताबिक। आप क्या कर रहे हैं वक्फ बिल के नाम पे? आपने पढ़ा उस वक्फ बिल को? उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है 5 साल तक कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा, यानी मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को, रीति रिवाजों को अगर मानेगा तभी वो दान कर सकता है, वरना दान नहीं कर सकता। तभी वो दान कर सकता है, वरना दान नहीं कर सकता। मैंने कहा मोदी जी, दान करने के लिए कहां ऐसा नियम लिखा हुआ है? कैसे तय करोगे तुम? अरे दान करने के लिए, अल्लाह के नाम पे दान करने के लिए, गॉड के नाम पे दान करने के लिए, ईश्वर के नाम पे दान करने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि वो इस मुल्क का नागरिक होना चाहिए और वो दान कर सकता है। दान करने के लिए आप कोई रोक नहीं लगा सकते। मैं तो कहता हूं हिंदू भी मुसलमान के लिए दान कर सकता है और मुसलमान भी हिंदू के लिए दान कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता? दान में कोई ऐसा नियम लगेगा क्या? लगेगा क्या? अब आप कह रहे हो हर एक चीज का इनको कागज चाहिए। जिनके खुद के कागज का पता नहीं है उनको हर एक चीज का कागज चाहिए, हर एक चीज का कागज चाहिए। कह रहे मस्जिद बनी 100 साल पहले, उसका कागज दिखाओ। इमाम बाड़ा बना 200 साल पहले, उसका कागज दिखाओ। मदरसा बना 50 साल पहले, उसका कागज दिखाओ। अरे भाई कहां से कागज आएंगे? वक्फ के नियम है, सर्वेयर दान करने वाले व्यक्ति की सारी जांच करता है, उसके बाद दान की संपत्ति घोषित करता है और तब वो संपत्ति वक्फ में दर्ज होती है। और आप ऐसे ऐसे कानून थोपकर इस देश में वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, लेकिन बचेगा इसमें कोई नहीं। नंबर हिंदुओं का भी आएगा, सिखों का भी आएगा, ईसाइयों का भी आएगा, जैनियों का भी आएगा। अभी वक्फ के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई चल रही है, इस कानून के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इसी बीच में पता चला 90 साल पुराना जैन मंदिर मुंबई के अंदर तोड़ दिया गया। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया गया। अयोध्या में विकास के नाम पे वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया। तो ये किसी के सगे नहीं है। जहां अडानी अंकल को जमीन पसंद आ जाएगी, मोदी जी वो जमीन कब्जा करके खाली करा देंगे, चाहे मस्जिद की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे गुरुद्वारे की हो और चाहे चर्च की हो। इसलिए ये वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को नहीं लड़ना है, बाकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसी बात से तो मोदी जी परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं मौलाना साहब के बगल में राकेश यादव कैसे बैठे? ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। अरे वक्फ बिल के ऊपर संजय सिंह कैसे बोल रहे हैं? इनको तो नहीं बोलना चाहिए। हमारी तो राजनीति नहीं चमक पाएगी। अरे नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में 96 वोट राज्यसभा में पड़े थे, सिर्फ 5-6 वोट मुसलमानों के पड़े थे, बाकी 90 वोट हिंदुओं के थे, सिखों के थे, ईसाइयों के थे। यह है हिंदुस्तान। 232 लोकसभा में पड़े थे वक्फ के काले कानून के खिलाफ, उसमें सिर्फ 24 मुसलमान के थे, बाकी सारे के सारे वोट हिंदू के थे, सिख के थे, ईसाई के थे। ये इस बात को साबित करता है कि ये मुल्क सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। इसको तुम तोड़ नहीं पाओगे। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जेब तो तुम्हारी ज्यादा काटी जा रही, आबादी तुम्हारी ज्यादा है। महंगाई अगर देश में ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा जेब हिंदू की काटी जाएगी कि मुसलमान की? भाई बोलो भाई। बेरोजगारी अगर सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की बढ़ेगी कि
आसमान पे जाएगी तो उस महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को झेलनी पड़ेगी कि मुसलमानों को? बताइए। पुल टूट गया, देखा अभी आपने? मोरबी का पुल टूटा, बोले जनता जिम्मेदार। एरोप्लेन गिरा, बोले पायलट जिम्मेदार। गुजरात में पुल गिर गया, कह रहे फिर जनता जिम्मेदार। तो सारा गुनाह हम लोगों का है। पुल बनता है, उद्घाटन से पहले टूट जाता है, पानी में बह जाता है, लोग मर जाते हैं, ट्रेन की दुर्घटना में मर जाते हैं, पुल टूटने से मर जाते हैं, हवाई जहाज के क्रैश होने से मर जाते हैं, लाइव वीडियो चल रहा है, रेलवे की भगदड़ में मर जाते हैं, कुंभ की भगदड़ में मर जाते हैं, मेले की भगदड़ में मर जाते हैं। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। हमको जानवर समझते हैं आप, जानवरों की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इन बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबको एकजुट होकर, लामबंद होकर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करना है। अपने वोट की ताकत का सबसे बड़ा इस्तेमाल आपको इस चुनाव के अंदर करना है। तैयार हो सर? तैयार हो? और हमारा तो चुनाव निशान भी झाड़ू है। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। किशनगंज की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। बिहार की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। तो देखा है कि नहीं देखा है? दरगाहों में देखा होगा, किसी को भूत सवार हो जाता है, माँ झाड़ू, माँ झाड़ू, माँ झाड़ू। गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगड़ी पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको माँ झाड़ू, माँ झाड़ू, माँ झाड़ू। भूत उतारता नहीं उतारता? उतारता है ना? तो सत्ता का भूत जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के दिमाग पर सवार है, इस बार के चुनाव में झाड़ू मार मार के उतारना है कि नहीं उतारना? और देखिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। अच्छा किया क्या? अगर लोकसभा में 7 होते तो भारतीय जनता पार्टी का बुढ़िया बिस्तर बन जाता कि नहीं बन जाता? बन जाता कि नहीं बन जाता? वापस चले जाते कि नहीं चले जाते? देश का कल्याण हो जाता कि नहीं हो जाता? बिहार का कल्याण हो जाता कि नहीं हो जाता? उस समय इन्होंने धोखा दिया। और दूसरा क्या काम किया? वक्त के समय में हमने जेडीयू के नेताओं से कहा, बार बार कहा, ऐसा काम मत करो। चिराग पासवान के पास संदेश भेजा, ऐसा काम मत करो, इस बार इकट्ठा हो जाओ और इस वक्त बिल में अगर आप लोग साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिल को पास नहीं कर पाएगी। उस समय भी धोखा दिया। तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उनको सबक सिखाना है नहीं सिखाना? हाथ उठा के बताइए, सिखाना है नहीं सिखाना? सबक सिखाना है नहीं सिखाना है? अगर सबक सिखाना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत होती है। वोट की ताकत होती है। हमको मिलजुल के काम करना है। जो लोग आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं उनको भी बताना है। और इस बार बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया। पहलगाम की घटना के बाद चाहे कश्मीर का मुसलमान हो, चाहे किशनगंज का मुसलमान हो, चाहे यूपी का मुसलमान हो, चाहे बिहार का मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, सबने सड़कों पे निकलकर कहा हम आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान तो खुद के मारो, खुद के लड़ाई लड़ो। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। पूरा देश एक साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया मोदी जी। हमारी सेना ने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। 21 ठिकानों की जानकारी थी। पीओके पे कब्जा कर सकते थे, लेकिन ऐसे समय में ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। सीज फायर कर दिया। 144 करोड़ लोगों का मुल्क और उसके देश का फैसला
उसके भविष्य का फैसला अमेरिका में बैठ के अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिया। ये हम सबके स्वाभिमान और सम्मान पर चोट है। इस बार संसद चलेगी तो मोदी जी से एक एक चीज का जवाब मांगूंगा, एक एक चीज का जवाब मांगूंगा। फोटो छपवा रहे हैं बीजेपी वाले, ब्रिगेडियर बने हुए मोदी जी, वायु सेना के अध्यक्ष मोदी जी, थल सेना के अध्यक्ष मोदी जी, नभ सेना के अध्यक्ष मोदी जी, कर्नल मोदी जी। देखा कि नहीं देखा फोटो? देखा ना, देखा ना? क्या है भैया, आप ब्रिगेडियर हैं, आप कर्नल हैं, आप सेना के अध्यक्ष हैं, आप क्या हैं? राजा बाबू, राजा बाबू, डॉक्टर इंजीनियर सबकी फोटो बनवा के घूम रहे हैं। सबसे इनका पुराना रिश्ता हो जाता है। किशनगंज आएंगे, कहेंगे किशनगंज से हमारा पुराना रिश्ता है, तो उनको बोल देना हमारा तो बाढ़ से पुराना रिश्ता है, हमारा बाढ़ से पुराना रिश्ता है, हमारा पीड़ा से पुराना रिश्ता है, हमारा तकलीफों से पुराना रिश्ता है। कब बनाओगे डैम, कब बाढ़ से बचाओगे सीमांचल को, इसका पहले जवाब दो। हर साल हमको बाढ़ का दर्द झेलना पड़ता है। उनसे सवाल पूछना, जरूर पूछना। बीजेपी के लोग आपके बीच में आए तो उनसे पूछना, जेडीयू के लोग आपके बीच में आए तो उनसे पूछना। पूरा का पूरा सीमांचल बाढ़ क्षेत्र में, डूब क्षेत्र में हमेशा डूबा रहता है। हर साल पलायन होता है, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लोगों के कागजात बर्बाद होते हैं, लोगों की संपत्तियां बर्बाद होती हैं। कौन जवाब देगा इसका? कब बनेगा डैम, कब राहत मिलेगी सीमांचल के लोगों को? इसलिए आपकी एक एक लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा, ये यकीन दिलाने आपको आया हूं, ये यकीन दिलाने के लिए आपको आया हूं। और आपसे इंसानियत और भाईचारे के हक में खड़े होने की अपील कर रहा हूं। इंसानियत और हक में, भाईचारे के हक में खड़े होने की अपील आपसे कर रहा हूं। आज साथियों और दोस्तों, इस देश की एकता को, भाईचारे को, बिहार को बचाने के लिए इकट्ठा होइए। अपना वोट देने के लिए जाइए तो अपने बच्चों का चेहरा देख के जाइए। इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा ये सोच के जाइए। बाबा साहब का संविधान कैसे बचेगा ये सोच के जाना, ये सोच के जाना कि कैसे बिहार को इस नफरत की राजनीति से निकालना है। आज नफरत फैलाने वालों की संख्या जो देश में बढ़ती जा रही है, इस आबादी को, इस नफरत फैलाने वाले लोगों को हमको जवाब देना है, मिलजुल कर जवाब देना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी, इनकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद।
हम सभी आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य, सभी लोग जितने भी साथी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, मगर हमारे बड़े साथी जो आए हुए हैं प्रेस विज्ञप्ति चला, प्रेस 2 मिनट का